यह है साथियों मान्यवर कांशीराम द्वारा रचित द चमचा एज का मुकम्मल एवं प्रमाणिक हिंदी अनुवाद। चमचा योग मान्यवर कांशीराम साहब। तो साथियों इसका हम चौथा एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और अब हम इसका 5वां एपिसोड अपलोड करेंगे। तो साथियों चौथे एपिसोड में हमने यहाँ तक बताया था कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाए देखते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। भारत के नक्शे को देखें तो पंजाब से बंगाल तक आदि धर्मी जाटवों, कुरीलों, पासी, पासवान और नमोशूद्र में अशांति थी और वे स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे थे और नीचे जाने पर अहिरवारों, बेरबा, सतनामी, महारों आदि आंध्रों आदि कर्नाटकों आदि द्रविड़ पुलायों और इजबा और दलितों के अन्य अनेक समूहों को ब्राह्मणी संस्कृति की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह करते देखते हैं। दलित वर्गों के इन तमाम प्रयासों के कुछ परिणाम भी निकल रहे थे। लगभग हर कहीं सवर्ण हिंदू कुछ न कुछ समझौते कर रहे थे। सवर्ण हिंदुओं के संगठन कांग्रेस को 1917 में जो निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना पड़ गया, उससे यह पता चलता है कि दलित वर्गों के प्रयास किस हद तक सफल रहे। प्रस्ताव इस प्रकार है। यह कांग्रेस भारत के लोगों से आग्रह करती है कि वे दलित वर्गों पर प्रथा द्वारा थोपी गई सभी अयोग्यताओं को मिटाने की आवश्यकता, न्याय परकता और नीति परायणता को समझें, क्योंकि ये अयोग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़क किस्म की हैं, जिसके कारण उन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है। उस समय की स्थिति पर नियंत्रण बनाने के लिए दलित वर्गों की सहानुभूति और सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस को यह प्रस्ताव पारित करना पड़ा था। यह प्रस्ताव पारित होने को डॉक्टर आम्बेडकर ने विचित्र घटना कहा है। उस समय कांग्रेस की असहायता, वह प्रस्ताव पारित करने की शरारत और बाद की निष्क्रियता को डॉक्टर आम्बेडकर ने इस प्रकार वर्णित किया है। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस द्वारा 1917 में दलित वर्गों के बारे में पारित प्रस्ताव स्पष्ट तौर पर एक विचित्र घटना है। कांग्रेस ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। हालांकि यह 32 वर्षों से सक्रिय थी, यह इसकी घोषित नीति के विपरीत भी था। कांग्रेस को 1917 में इस तरह का प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उसने अछूतों का संज्ञान क्यों लिया? वह इससे क्या हासिल करना चाहती थी? वह किसे धोखा देना चाहती थी? क्या इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें 1917 में बम्बई नगर में आयोजित 2 अलग अलग सभाओं में अलग अलग व्यक्तियों की अध्यक्षता में दलित वर्गों द्वारा पारित निम्नलिखित प्रस्तावों को देखना होगा। इनमें से पहली सभा 11 नवंबर 1917 को दिवंगत सर नारायण चंदावरकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। उस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहले प्रस्ताव में अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी की बात कही गई और मित्रों की जीत के लिए प्रार्थना की गई। दूसरी सभा में भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें असहमति जताने वालों की संख्या लगभग 1 दर्जन थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सिफारिश पर भारत के प्रशासन में सुधार की योजना के प्रति सहमति व्यक्त की गई। तीसरा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें कहा गया था क्योंकि भारत में उन दलित वर्गों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें अछूत समझा जाता है और जिनके साथ
अछूतों सा व्यवहार भी होता है, क्योंकि उस व्यवहार के कारण उनकी हालत बहुत गिरी हुई है और क्योंकि वे पढ़ाई लिखाई में शेष लोगों से पीछे हैं और अपने उत्थान के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए दलित वर्गों की यह सभा शिद्दत से महसूस करती है कि सरकार जब विधानसभा परिषदों के पुनर्गठन और सुधार की योजना को अपनाए तो कथित वर्गों के हितों को समुचित सम्मान दिया जाए। इसलिए यह सभा अंग्रेजी हुकूमत से यह प्रार्थना करती है कि कृपा करके उन हितों की रक्षा के लिए उन वर्गों को कथित परिषदों में उनकी संख्या के अनुपात में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दें। सर्वसम्मति से पारित चौथा प्रस्ताव था, सरकार से प्रार्थना की जाए कि वह यथासंभव शीघ्रता से एक अनिवार्य और मुक्त शिक्षा प्रणाली को अपनाएं, जो इस तथ्य के कारणवश आवश्यक हो गई है कि किसी भी समुदाय का सामाजिक उत्थान उसके सदस्यों में शिक्षा के सार्वजनीन प्रसार पर निर्भर करता है और दलित वर्गों की अवनति का कारण उनकी निरक्षरता और अज्ञान है। सर्वसम्मति से पारित पांचवा प्रस्ताव था, इस सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष को अधिकृत किया जाए कि वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से यह अनुरोध करे कि वह अपने आगामी सत्र में एक स्पष्ट और स्वतंत्र प्रस्ताव पारित करके भारत के लोगों को व्यापक स्तर पर दलित वर्गों पर धर्म और प्रथा द्वारा थोपी गई अयोग्यताओं को समाप्त करने की आवश्यकता, न्यायपरता और नीतिपरायणता को घोषित करे, क्योंकि वे अयोग्यताएं अत्यंत कष्टकारी और उत्पीड़क किस्म की हैं जिनके कारण उन वर्गों को बहुत कठिनाई और असुविधा हो रही है, जबकि उनके लिए पब्लिक स्कूलों, अस्पतालों, अदालतों और सरकारी दफ्तरों में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं आदि का इस्तेमाल वर्जित है। उत्पत्ति से सामाजिक ये अयोग्यताएं कानून और व्यवहार में राजनीतिक अयोग्यता के बराबर हैं और इस तरह वैध रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राजनीतिक मिशन और प्रचार के दायरे में आती हैं। छठवां प्रस्ताव अछूतों और दलितों से इतर जातियों, विशेषकर ऊंची जातियों के उन हिंदुओं से जो राजनीतिक अधिकारों का दावा करते हैं, यह प्रार्थना करता है कि वे दलित वर्गों से अप्रतिष्ठा का कलंक मिटाने के लिए कदम उठाएं, जिसके कारण इन वर्गों के साथ उनके अपने ही देश में निकृष्टतम व्यवहार हो रहा है। दूसरी सभा भी नवंबर 1917 में पहली सभा के लगभग एक सप्ताह बाद हुई। इसकी अध्यक्षता नॉन ब्राह्मण पार्टी के एक नेता बापूजी नामदेव बागाड़े ने की। इस सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी का प्रस्ताव। यह प्रस्ताव कि यह सभा कांग्रेस लीग योजना को अपना समर्थन नहीं दे सकती। हालांकि इसे 11 नवंबर 1917 की सभा में भारी बहुमत से पारित घोषित कर दिया गया था। नंबर 3, यह प्रस्ताव कि यह सभा मानती है कि भारत का प्रशासन अधिकार तब तक अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहना चाहिए जब तक सारे वर्ग, विशेषकर दलित वर्ग, देश के प्रशासन में प्रभावी ढंग से भागीदारी करने योग्य नहीं हो जाते। नंबर 4, यह प्रस्ताव कि यदि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जनता को राजनीतिक रियासत देने का निर्णय कर लिया है तो यह सभा प्रार्थना करती है कि हुकूमत अछूतों को विभिन्न विधायी निकायों में उनके प्रतिनिधियों को मंजूरी दे, जिससे उनके नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हो सकें।
पाँचवा, यह प्रस्ताव कि यह सभा बहिष्कृत भारत समाज के उद्देश्यों का अनुमोदन करती है और इसकी ओर से मिस्टर मॉन्टेग्यू को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का समर्थन करती है। छठवां, यह प्रस्ताव कि यह सभा प्रार्थना करती है कि दलित वर्गों की विशेष ज़रूरतों की ओर ध्यान दे रही हुकूमत को प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर देनी चाहिए। सभा हुकूमत से यह अनुरोध भी करती है कि दलित वर्गों के विद्यार्थियों में वजीफे के तौर पर विशेष सुविधाएं दें। सातवां, कि यह सभा अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वह उपर्युक्त प्रस्ताव को वायसराय और बम्बई सरकार को अग्रेसित करे।